हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं हम अपने लुसेंट जीके के इंडस्ट्री चैप्टर डिस्कस करेंगे। हम इकोनॉमी अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है हमारा पॉलिटी कंप्लीट है, बायोलॉजी का कुछ बचा है, बायोलॉजी और फिजिक्स का बचा हुआ है, उसके अलावा सारे कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है और भी सब्जेक्ट कंप्लीट है। चलिए तो हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं बताता हूँ। आपके चैप्टर में जितना भी चीज़ दिया है इंडस्ट्री, उसके बाद नई इंडस्ट्री पॉलिसी 1991, उसके बाद उसके फीचर्स क्या क्या थे, महारत्न नवरत्न डिस्कस करेंगे। उसके बाद पब्लिक सेक्टर, उसके बाद पब्लिक सेक्टर के फ़ायदे, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन डिस्कस करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बात डिस्कस कर लेते हैं इंडस्ट्री का। और एक और चीज़ इन सब से रिलेटेड मैं एक चीज़ और बताता हूँ। हमारा एक कोर्स लॉन्च करें जो कि कंप्लीट जीएस का है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें हम जो सोर्स का यूज कर रहे हैं वो है लुसेंट जीके, क्राउन पब्लिकेशन की जो जीके आती है, और उसके अलावा एनसीईआरटी और इंटरनेट के बहुत सारे मटेरियल। तो इन सब को मिला के हम एक कोर्स बना रहे हैं और कोर्स की फीस बहुत माइन्यूट है। पहले 50 स्टूडेंट के लिए है सिर्फ 600, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कोई किसी और कोर्स के मेंबर है तो उसको 500 लगेगा, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपको मैसेज कर लेना 9582062485 पे मैसेज कर लेना। चलिए इंडस्ट्री, तो हम बेसिक इंडस्ट्रियल देखो, जो भी हम पॉलिसी की बात करते हैं, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इस इंडस्ट्री को हम सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी। लेकिन गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लाती है उसका क्या मतलब, गवर्नमेंट का कोई एक्शन जो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है ऑनरशिप और स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री में। मतलब इंडस्ट्री तो हो गई, लेकिन इंडस्ट्री में ऑनर कौन होगा, ऑनरशिप कौन होगा, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसे होगी, ये सब डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है। तो गवर्नमेंट इस पे प्रभाव डालती है इंडस्ट्री के पॉलिसी में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। क्लियर, सब्सिडी कैसा दिया जाएगा, कैसे फाइनेंस किया जाएगा, इन सब बात पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस करती है। क्लियर, इट इंक्लूड्स प्रोसीजर, प्रिंसिपल, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, इंसेंटिव, पनिशमेंट, टैरिफ पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, सब पार्ट है। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस खोल दिए आपको लेबर पॉलिसी का कुछ पता ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सब कुछ, टैरिफ पॉलिसी ध्यान रखना होगा, रेगुलेशन क्या होता है, रूल्स क्या होता है, सबको फोकस करना होगा। ये सब मिलके हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। तो चलो हम आज़ाद तो हो गए। देखो ये बात है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ कर सके, प्रोडक्टिविटी अच्छे से पा सके, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब तो मिले, क्लियर, ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके, इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे हमारा कोई कंपनी है, अगर कोई पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहा तो काहे कम्पीट करेगा, कहाँ पे कम्पीट करेगा। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना ग्लोबल एरिना में तभी होगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी बनाएगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी खासी, जो लोगों के फायदे के लिए हो, कंपनी के लिए फायदे के लिए हो, आम आदमी के फायदे के लिए हो। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब हम बुक से डिस्कस करते हैं, ज़्यादातर हम इसी बुक से डिस्कस करते हैं। देखो आज़ाद तो हम हो गए थे 1947 में, चलो इंडिपेंडेंस हो गए थे, लेकिन हम अपने पॉलिसी पे फोकस हमने कब से स्टार्ट किया, 1948 में हमने एक पॉलिसी लाया। ध्यान देना, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। आज़ाद तो हो गया 1947 में, लेकिन हम देखो नीचे वाले पे आप फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ। 1948 में गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया 1948 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया 1948 में। क्लियर है ना। अब इसमें ये क्यों आया था, क्या मतलब था इसका, वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले समझिए, पीछे करना, क्या मतलब था 1948 वाले एक्ट का आने का, मैं यहाँ पे बता देता हूँ ध्यान से। और आपको ये पूरा पीडीएफ अच्छे से डाउनलोड कर लिखा हुआ मिलेगा। 1948 के एक्ट का क्या मतलब था मैं आपको बताता हूँ, ताकि गवर्नमेंट, ध्यान देना, गवर्नमेंट का रोल डिसाइड हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। ध्यान देना, गवर्नमेंट
का रोल डिसाइड हो, गवर्नमेंट का रोल एज एंटरप्रेन्योर, मतलब या तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की खुद कंपनी है तो गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी पे अथॉरिटी भी तो एस्टैब्लिश कर रही है। तो यहाँ पे 1948 के एक्ट में आया, गवर्नमेंट के एक्ट को डिफाइन किया कि गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए अथॉरिटी जो ऊपर से देखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ पता चलता है इंडिया यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है, मतलब खुद भी काम कर रहा है और दूसरे से करवा भी रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा था, मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा था, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। ठीक है, तो अब इस समय आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि 1948 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्री को चार भाग में बांटने का सोचा। पहला भाग था स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, स्ट्रेटेजिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कौन कौन आएगा इसमें, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या गवर्नमेंट इन मैटर में दूसरे को आने देंगे? नहीं, ये डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जाएगी। गवर्नमेंट का पूरा अथॉरिटी है, यानी ये सब काम आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही काम करेगी, यानी ये पब्लिक सेक्टर के पास ही रहेगा, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, सेकंड होगा बेसिक या की इंडस्ट्री, बेसिक या की इंडस्ट्री। जैसे इसमें टोटल ध्यान देना, बेसिक की इंडस्ट्री में क्या था, यहाँ पे एक्चुअली पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ पे पब्लिक भी आ सकती थी, प्राइवेट भी आ सकती थी, पब्लिक भी आ सकती थी, प्राइवेट भी आ सकती थी। समझ में आना, क्लियर है ना? तो देखो जनरली अधिकतर केस में ये इसमें क्या क्या होता था एक्चुअली मैं बताता हूँ। इसमें होता था कोल, आयरन, स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस, इन सब के केस में। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ध्यान देना, आपके बुक में इतना नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री पब्लिक, एकदम पब्लिक सेक्टर। बेसिक या की इंडस्ट्री, ध्यान देना ज्यादातर पब्लिक, लेकिन कुछ ध्यान देना, मैं बताता हूँ, क्योंकि कुछ 1948 से पहले कुछ पहले से प्राइवेट इंडस्ट्री थी ऑलरेडी, तो एग्जिस्टिंग प्राइवेट इंडस्ट्री को आप शिप मेकिंग के काम दे सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, जैसे शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल। तो भाई यहाँ पे आप दे सकते हो कंट्रोल्ड प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है ना। और कुछ अदर है, अदर में आप सिंपल बोल सकते हो, या तो प्राइवेट आ जाए या कोऑपरेटिव्स आ जाए, ठीक है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, अब एक और चीज, और ये जो एक्ट 1940 में आया वो 48 में आया, एक्चुअली पास हुआ 1951 में, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1948 वाला हमने देख लिया, वहाँ पे लिखा, आपके बुक में लिखा है, द इम्पॉर्टेंट ऑफ बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर वाज एक्सेप्टेड, हाउएवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री वाज हैंडेड ओवर द पब्लिक सेक्टर। चलो ये इंडस्ट्री हो गया। अब एक और आता है, एक से रुकिए था, चलिए दो इंडस्ट्री तो हो गया, 1948 वाला हो गया। अब नेक्स्ट है 1956 में क्या हुआ, 1956 में एक और एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ, मतलब समझो ना 1948 को ही अब बदल गया है, ठीक है। इसको हम 1956 को दो नाम से बुलाते हैं, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो नाम से बुलाते हैं। एक हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक, इतना ब्रॉड था ये कि हम इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। सेकंड, एक और नाम देते हैं द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, और द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म।
ओके। उसके बाद होता क्या है इसमें हम देखो, पहले क्या था, पहले वाले एक्ट में 1948 वाले एक्ट में 4 पार्ट बांटा था, स्ट्रेटेजिक, बेसिक या की इंडस्ट्री, उसके अलावा इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद अदर। आपको नहीं लगता कुछ बेकार सा क्लासिफिकेशन है, मतलब पता नहीं चल रहा है कौन किस में, इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या, बेसिक का मतलब क्या। लेकिन अब 1956 वाले एक्ट में हमने क्या किया, हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 1956 में 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक है शेड्यूल ए जिसमें 17 इंडस्ट्री थी, ये पूरा तरफ समझो पब्लिक था। शेड्यूल बी में पब्लिक भी आ सकता था और प्राइवेट भी आ सकता था। शेड्यूल सी में प्राइवेट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, यहाँ पे हम बात करने लगे कि चलो हम थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे मैंने बात की, यहाँ पे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 वाज डेवलप्ड पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर एंड कंट्रोल ऑन प्राइवेट मोनोपोली। हमने सब देखे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 1948 में जो 4 टाइप का था, अब 1956 में 3 टाइप का हो गया, ये लिखा हुआ। 1973 में एक कमेटी आई थी जिसका नाम है ज्वाइंट सेक्टर, मतलब समझिए एक कमेटी आई थी जिसका नाम था दत्ता कमेटी। दत्ता कमेटी पहली बार बात की कि भाई बात करते हैं ज्वाइंट सेक्टर, पहली बार नहीं, ज्वाइंट सेक्टर का रिकमेंडेशन दिया, ज्वाइंट सेक्टर का, ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर का। उसके बाद एक और एक्ट आता है, समझ में आया ना, 1971 में। उसके बाद फिर आता है 80 में, ठीक है ना, 1980 में एक और एक्ट आता है। इसमें हम पहली बार बात किए कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक फेडरलिज्म, इकोनॉमिक फेडरलिज्म, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक फेडरलिज्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। एक और चीज यहाँ पे बीच में एक 1977 में भी एक्ट आया था। ये एक्ट आया था आफ्टर इमरजेंसी, ऑब्वियसली जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। ये बात कर रहे थे कि भाई हम प्रमोशन करते हैं किसका, छोटे छोटे इंडस्ट्री का, लाइक कॉटेज इंडस्ट्री, या हम उसको हाउस होल्ड भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे टीनी सेक्टर जो छोटे छोटे होते हैं, और एक और है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है ना। और 1980 में क्या हुआ, एक तो इकोनॉमिक फेडरलिज्म की बात आई सेंटर स्टेट का, साथ में एक और चीज, इसने एक और जो पहले से 2 एक्ट चला रहा था, एक एक्ट था MRTP एक्ट जिसका फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। मतलब ये नहीं चाहते थे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का मोनोपोली हो, और ये नहीं चाहते थे कि ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन हो, मतलब आप किसी दूसरे स्टेट में बेचने जा रहे हो वहां पे रोक दे रहे हैं। इन सब के लिए एक एक्ट लाया गया था MRTP, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, एंड एक और एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये 2 एक्ट पहले से चला रहा था ना, इसने इस एक्ट को और ज्यादा रिफॉर्म किया, मतलब बोला कि हाँ ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा एक्ट आता है मेन 1991 वाला एक्ट, यहाँ पे देखो, ठीक है ना। मेन एक्ट आता है 1991 वाला, मैंने सबको 1970 वाले बता दिया, एक बीच में 73 में एक दत्ता कमेटी आई थी वो भी बता दिया, सब कुछ हमें पता है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया 1991 में। ये लॉन्ग अवेटेड लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। मैं बताता हूँ क्या था इसमें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एफिशिएंसी एंड एक्सेलरेट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहले बताता हूँ तीनों वर्ड का मतलब। यहाँ पे 3 चीज आया था। सबसे पहले LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट जो इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है कुछ इंडस्ट्री को, तो गवर्नमेंट थोड़ा लिबरल हो जाए, गवर्नमेंट थोड़ा छूट दे दे। इतना ज्यादा गवर्नमेंट जो करे, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट इतना सब कुछ अगर परेशान करेगी तो प्राइवेट कंपनी क्यों पैसा लगाएगा अपने। तो लिबरलाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट थोड़ा लिबर्टी दे, थोड़ा छूट दे
ठीक है ना, छूट देगा तभी तो जाके प्राइवेट कंपनी आएगी। तो प्राइवेट कंपनी जब आएगी तो उसी को तो हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। यानी प्राइवेटाइजेशन का एक्चुअली मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कोई चीज प्राइवेट कंपनी खरीद लिया और मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के हाथ से जाके प्राइवेट इंसान के हाथ में चला गया, प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे ट्रेड होता है एक देश से दूसरे देश, कैसे इंटरेक्शन होता है एक देश से। ग्लोबलाइजेशन में पूरे दुनिया को एक विलेज मान लेते हैं जहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, यहाँ से वो ट्रेड हो जाए, वहाँ से ये ट्रेड हो जाए, चलिए। तो सबसे पहले 1991 के एक्ट के मेजर फीचर है एबोलिशन ऑफ, यहाँ पे देखो, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ध्यान देना, पहले क्या होता था, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना कर पड़ता था। मतलब इंडस्ट्री के लिए, छोटे छोटे इंडस्ट्री, इवन आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, प्रोडक्शन भी बनाना है, फिर भी लाइसेंसिंग। इवन आपको एक नया सेट करना है, एक नया सेटअप लाना है तो भी लाइसेंसिंग। तो इसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश किया गया पहली बार, ठीक है ना। चाहे आप देखो कुछ इंडस्ट्री छोड़ दो, वहां पे लाइसेंसिंग जरूरी है। जैसे आप हजारडस नेचर का कोई है, या कोई आपको कोई क्रिमिनल वगैरह वाला ऑफेंस वाला चीज है, जैसे कोई गोली बंदूक बना रहा है, इन सब में तो चलो सही है। जैसे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है, सिगार और सिगरेट, टोबैको वगैरह है। तो इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट है। यहाँ पे क्योंकि ये सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक और इन्वायरमेंट कंसर्न के लिए ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे लाइसेंसिंग जरूरी है, बाकी जैसे लाइसेंसिंग हटा दिए। सेकंड, क्या फायदा हुआ, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर पे कुंडी मार के बैठे थे गवर्नमेंट, वहां से अब गवर्नमेंट चाह रही कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं रहे। गवर्नमेंट बोली भाई लेकिन कुछ इंडस्ट्री में तो हम अभी भी रहेंगे और वहां पे हम एक्सक्लूसिव रहेंगे, जैसे एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन। लेकिन आपको पता है अभी सिर्फ ये दो है, लेकिन आपको पता है रेलवे में भी बहुत ज़्यादा अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ दो सेक्टर है, इवन डिफेंस में भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आ ही गई, आपको पता ही है। तो डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी लाइसेंसिंग, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। डिस इन्वेस्टमेंट और एक होता है प्राइवेटाइजेशन, दो वर्ड होता है। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल होता है कि गवर्नमेंट अपना, जैसे गवर्नमेंट का टोटल 100% स्टैक है, तो गवर्नमेंट उसको 51% रहने दे, क्योंकि 51% जिसके पास रहता है ना, उसी के पास मैनेजमेंट आता है। तो गवर्नमेंट जो 49% अपना शेयर है ना, वो किसी को बेच सकती है, ठीक है। और गवर्नमेंट कोशिश करती है कि यार मैं ये 49% एक इंसान को ना बेचूं, बहुत लोगों को शेयर बेचूं, ताकि एक कम्युनिटी ऑनरशिप वाला कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, ठीक है ना। समझ, प्राइवेटाइज देखो, तो डिसइन्वेस्टमेंट में हमने क्या देखा, भले ही शेयर लोगों के पास चला गया, लेकिन अभी भी जो पावर है और सिंपल मैनेजमेंट है, अभी भी गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में पूरा का पूरा सब कुछ बेच सकते हैं बियॉन्ड 51%, क्योंकि 50%, 51% से ज़्यादा अगर कोई आदमी खरीद लिया तो उसके पास तो मैनेजमेंट भी तो आ गया ना, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन। कोई फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आता है तो हम उससे ऐसा नहीं कि बहुत सारा बोले कि भाई तुम ये नहीं कर सकता, तुम ये नहीं कर सकता, तुम ये कंपनी नहीं खोल सकता, तो फिर ये गलत है ना, फिर लोग आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब तो हमने ऐसा कर दिया कि जैसे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री प्रायोरिटी जहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी है, ज़रूरत है, वहाँ पे हमने 50% FDI को फॉलो किया, अलाउ कर दिया। बहुत के लिए हम 74%, जैसे कोई हमारी कंपनी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 51% FDI आ सकता है, ऐसे नहीं कि पूरा कंपनी खरीद लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, और क्या होगा, फॉरेन से टेक्नोलॉजी आएगी। भाई ऑब्वियसली हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फॉरेन से टेक्नोलॉजी आएगी तो और अच्छी बात होगी ना। फॉरेन से टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारी कंपनी और कम्पिटिटिव बनेगी, क्योंकि वहाँ से टेक्नोलॉजी हम खरीद रहे हैं। नेक्स्ट, MRTP का एक्ट क्या था। MRTP में हमने क्या किया, जो थ्रेशहोल्ड लिमिट था उसको हटा दिया, ठीक है ना। और इसके बाद 2002 में एक्चुअली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जैसे बॉडी है। तो आप बोलोगे भैया MRTP हमने सुना था, आपने बताया मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम समझे नहीं कि क्या आप बता रहे हो। वो मतलब यहाँ पे मैंने बताया था ना
कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट था, एक्चुअली था क्या, मैं आपको बताता हूँ। इस एक्ट के हिसाब से पहले मैं बात करूँ, इस एक्ट के हिसाब से किसी कंपनी का कोई अगर सर्टेन साइज हो जाता, सर्टेन साइज मतलब कुछ साइज हो जाता, मान लो 100 करोड़ इस कंपनी का टर्नओवर है, ठीक है ना, मतलब सिंपल समझ, इस टर्नओवर छोड़ो, इस कंपनी के पास टोटल एसेट हो गया 100 करोड़, तो हम मान लेंगे ये एक ऐसी कंपनी है जो मोनोपोलीज एस्टैब्लिश कर सकती है, तो हम उसको इसके अंदर ला लेते हैं, ठीक है ना। तो अब अंदर डालने से क्या होगा, इसको कोई प्रॉब्लम, हाँ भाई प्रॉब्लम होगा। ऐसे कंपनी को कुछ फिक्स्ड इंडस्ट्री, कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्री में ही काम कर सकते हैं और अप्रूवल गवर्नमेंट देती है, वो भी केस टू केस बेसिस पे जांच के, ठीक है ना। लेकिन अब जो लिमिट जो था, थ्रेशोल्ड लिमिट, उसको हटा दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, लिबरलाइजेशन, एडॉप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, एबोलिशन ऑफ फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, ये है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो न्यू प्रोजेक्ट का होना था उसको हमने अबोलिश कर दिया। और क्या फायदा होगा, जो एक मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज था उसको रिमूव कर दिया गया। एक था ना कि मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज, पहले क्या था कि अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के पास तो अपना पैसा नहीं है, वो बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती थी, तो उस लोन को क्या करना था, उस लोन को हम शेयर में कन्वर्ट करना, मतलब इक्विटी में कन्वर्ट करना होता था, और ये मैंडेटरी होता था, मैंडेटरी। इस कन्वर्जन को, जो मैंडेटरी था, उसको, इस क्लॉज को रिमूव कर दिया गया। समझ में आया? चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इन्फोर्स किया, इस एक्ट को रिप्लेस करके आया है। कंपटीशन ऑफ कमीशन, ऑब्वियसली नाम से पता चले, कंपटीशन को फोकस करती है, ठीक है ना, प्रोएक्टिव एंगेजमेंट करके सारे स्टेक होल्डर से, चाहे कंज्यूमर, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल जुरिडिक्शन, ठीक है ना, ताकि लोगों को बता सके, ट्रांसपेरेंसी लाए, प्रोफेशनलिज्म लाए, विजडम लाए, ये सब, ये वही बात है। अब थोड़ा और बड़ी, इसको अमेंड किया गया था 2007 में, और ये एक्चुअली प्रोहिबिट करता है एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट को, ठीक है ना। और एक कंपटीशन कमीशन, एक कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है। अगर आपका कोई केस वेस होता है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट ने इसको मतलब रिप्लेस कर दिया एक नए बॉडी से जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। समझ गए ना, सिंपल है। इस केस अगर होता है तो अपील के लिए कहाँ जा सकते हो? अगर कोई यहाँ पे कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई इशू आया तो आप कहाँ जा सकते हो? यहाँ जा सकते हो, ठीक है। अब चलिए, अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर आता है ना महारत्ना से ही आता है। देखो यहाँ पे पिछले का कुछ डेटा दिया है, हमें ध्यान ही नहीं देना है, हमें ध्यान देखना है। सबसे पहले हम सिंपल सीधा डिस्कस करते हैं महारत्ना। अभी टोटल कितना महारत्ना है? अगर मैं जनवरी 2020 की बात करूं तो 10 महारत्ना था, अभी भी 10 ही है महारत्ना। कौन कौन है? कौन सा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, किन सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस को हम महारत्ना बोलते हैं? तो देखो, सबसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, सेकेंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल जो हम बोलते हैं सेल भेल BHEL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 10 जो है वो महारत्ना के दर्जा दिया गया। तो आप बोलोगे महारत्ना किनको दर्जा दिया जाता है? महारत्ना का देखो, हाँ, ये एक्चुअली ये नॉन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है।
एक्चुअली 2010 में मतलब एक एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, उसके सेक्शन 8 में ये क्राइटेरिया दिया गया है। क्या क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया है कि महारत्ना बनने के लिए सबसे पहले आपको नवरत्न होना पड़ेगा। नवरत्न, पहले से नवरत्न होना चाहिए, ठीक है ना। और सिंपल है, सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, मिनिमम प्रेस्क्राइब पब्लिक स्टेक होल्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एनुअल नेट वर्थ जो होना चाहिए प्रॉफिट का, वो आफ्टर टैक्स के बाद वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए पिछले 3 साल में, 5,000 करोड़, ठीक है। एनुअल देखो क्या होना चाहिए, 5,000 करोड़ 5 के CR से ज़्यादा होना चाहिए। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट, एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट। सेकेंड, एनुअल एवरेज टर्नओवर जो होना चाहिए, एवरेज टर्नओवर वो 25,000 होना चाहिए, 25,000 करोड़ होना चाहिए 3 साल के लिए। एवरेज एनुअल नेट वर्थ होना चाहिए, वो 15,000 करोड़ होना चाहिए 3 साल के लिए। और ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो ये तो हुआ महारत्ना की, ठीक है ना, महारत्ना की। तो महारत्ना के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना महारत्ना पे। आप देखो, और नवरत्ना के बारे में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारे नवरत्ना है, इसलिए इतना ज़्यादा नवरत्ना है कि आपको इम्पोर्टेंट याद ही नहीं रखना है, ठीक है। तो इतना हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेकंड 2 वीडियो में चैप्टर। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस कोर्स पे, 2 कोर्स अभी चल रहा है, एक है राकेश यादव सर की बुक और एक है लुसेंट ऑब्जेक्टिव। लुसेंट ऑब्जेक्टिव में हम ज्योग्राफी डिस्कस करें, राकेश यादव जी के बुक में हम एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, अब हम पॉलिटी डिस्कस करें। और डेडलाइन हमारा 3 मंथ से थोड़ा ज़्यादा है। और आप अगर ये दोनों सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो दोनों का 500 पड़ेगा, क्लियर। एक और कोर्स नया लॉन्च हुआ है जिसमें कंप्लीट GS कोर्स है, इसमें सारे सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं। इसका है फ़ी ये वाला, जैसे इसका सोर्स हम जो यूज करेंगे वो ये सब है। और इसका जो फ़ी है ये है 600, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट के लिए, उसका 1000 हो जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर मेरे किसी भी एक कोर्स के मेंबर हैं तो आपको 500 ही लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 50 स्टूडेंट के बाद ऐड होते हैं तो ज़्यादा हो लग सकता है, लेकिन अभी 50 स्टूडेंट तक 500 ही है, ठीक है। और क्लास होगा कैसे इसमें मैं बताता हूँ। मैं यूट्यूब पे ही डालूंगा, अनलिस्ट करूंगा और उसमें कोई ऐड नहीं होता, उसको मैं मोनेटाइजेशन ऑफ कर देता हूँ जो भी वीडियो में इस लिंक, और लिंक वहाँ से कॉपी करके टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप में डाला जाता है, जिसके बाद आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अगर आप मेंबर हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।